स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों यह यूरो कार डेटा का लेक्चर नंबर 7 यानी कि 7वां लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हार्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। इसमें हम लोग देखेंगे हार्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट से मिलकर के बना है, कौन कौन सी ग्लैंड है और कौन से पार्ट का क्या कार्य है। तो सारी डिटेल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और चित्र को भी हम आपको अच्छे से समझा देंगे। समझाते समय ही चित्र की मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाएगी और आप एग्जाम में आराम से बना सकेंगे। बाकी इसके बारे में लिखना कैसे है वो सारा डिटेल भी आप जान जाएंगे, क्योंकि बुक में या फिर सीरीज में आप देख रहे हैं कि इसे कई पेज में दिया हुआ है। अगर आप एग्जाम वाली कॉपी में लिखें तो केवल डाइजेस्टिव सिस्टम ही पूरा कॉपी भर देगा, लेकिन हम आपको बिल्कुल आसान तरीके का कम शब्दों में लिख करके नोट देंगे और कोई इंपॉर्टेंट चीजें छूटेगी भी नहीं, इस बात का भी हम ख्याल रखे हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एग्जाम में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पूछता है हार्डमानिया का तो आप किस तरह से लिखना शुरू करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया और उसमें आप एक लाइन लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया इंक्लूड, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हार्डमानिया के अंदर उसके अंदर कौन चीजें शामिल हैं। तो मतलब दो चीजें शामिल है। कुल मिलाकर ये समझिए कि हार्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर के बना हुआ है। पहला भाग क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं हार्डमानिया की आहार नाल को बनाया गया है। आप देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इस तरह की आहार नाल तो अभी हमने नहीं देखा। यहाँ से यहाँ तक की बात तो ऐसे एक नाल की तरह से समझ में आ रहा है कि एक पाइप दिख रही है, लेकिन ये बड़ा सा टोकरी जैसा भाग क्या दिख रहा है इसके अंदर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीजें मैं अभी क्लियर करा दूंगा। तो पहला भाग क्या है? एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल, और दूसरा क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथियां। तो आप समझ गए हार्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर के बना होता है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों समझ लेंगे, बाकी लिखना कैसे रहेगा उसे हम आगे बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप हेडिंग क्या डाल देंगे? एलिमेंट्री कैनाल, और इसके अंदर लिख देंगे इट इज क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। आप देख पा रहे हैं कि हार्डमानिया का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि एलिमेंट्री कैनाल है वह एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। हालांकि चित्र में तो क्वाइल्ड नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि ये जो इसका इधर वाला पोर्शन होता है यह इसी के अंदर क्वाइल्ड होता है, मुड़ा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर मुड़ा हुआ नहीं बल्कि फैला करके बाहर निकाल करके दिखाया गया है ताकि आप समझ सकें। अगर इस स्ट्रक्चर को 2-3 बार इसी में मोड़ करके दिखाया जाता तो आप कैसे समझ पाते कि कौन सा पार्ट कहाँ है। इसलिए इसे हार्डमानिया की बॉडी से बाहर ओवर निकाल करके दिखाया गया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। वैसे आप जानते होंगे कि हार्डमानिया की बॉडी इसी तरह से होती है, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में हम हार्डमानिया की मॉर्फोलॉजी के बारे में अच्छे से समझाए हुए हैं, तो आप जानते हैं कि हार्डमानिया की बॉडी कैसी होती है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी होता होगा कि हार्डमानिया की बॉडी तो इस तरह से होती है, पोटैटो शेप या फिर बैग की तरह से, तो यहाँ पर इसकी डाइजेस्टिव कैनाल पीछे बाहर कैसे निकल गई है बगल में। तो ऐसा नहीं है, हार्डमानिया का जो डाइजेस्टिव सिस्टम इसकी बॉडी के अंदर ही स्थित होता है, लेकिन आपके समझने हेतु तो इसे बाहर निकाल करके या बाहर इसका फिगर बना करके दिखाया गया है। तो आप समझ गए। तो यह एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है, लेकिन फिगर में क्वाइल्ड इसलिए नहीं है क्योंकि आप अच्छे से समझ पाए। तो एक लाइन आप समझ गए, इट इज क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। आगे है बिगिनिंग फ्रॉम माउथ एंड टर्मिनेटिंग एट एनस या फिर क्लोका। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है हार्डमानिया की, यह माउथ से प्रारंभ होती है यानी बिगिनिंग फ्रॉम माउथ एंड टर्मिनेटेड एट द एनस, मतलब मुख से शुरू होकर के और एनस तक फैली होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माउथ, या माउथ से शुरू होती है और ऐसे करते 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 यहाँ देख रहे हैं एनस पर जाकर के समाप्त होती है। तो किसी भी एनिमल में अगर इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम है या इस तरह की एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से शुरू होकर के एनस पर समाप्त होती है, तो इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं माउथ से लेकर के एनस तक सारी स्ट्रक्चर उपस्थित हैं। कभी कभी आप देखेंगे जैसे पोरीफेरा वगैरह में आप देखेंगे कि एनस रहेगा ही नहीं, माउथ के माध्यम से
जो भोजन एंट्री करेगा और यहीं से बाहर भी निकलेगा, तो इसे क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन यहाँ पर एनस भी उपलब्ध है, तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। अब क्लियर हो गए। अब इसके बाद फिर क्या है, इट डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट, मतलब यह निम्नलिखित भागों में बटी होती है। इसके पहले आप एक बात समझ लीजिए, क्लोएका क्या है। एक शब्द यहाँ पर क्लोएका भी लिखा गया है। तो देखिए, यह देखिए इसका क्या है, एनस है, यानी कि फीकल मटेरियल निकालने की ओपनिंग, गुदा जिसे कहते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट, यानी कि अंडे निकालने की ओपनिंग है। तो दोनों ओपनिंग को एक साथ क्या कहेंगे, क्लोएका। अकेले अकेले तो अलग अलग है, ये एनस है और यह ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट है, यानी कि ओवम निकालने की डक्ट है, यानी कि रिप्रोडक्टिव पोर है। तो दोनों पोर को एक साथ अगर कहें तो क्या कहेंगे, क्लोएका कहेंगे। इस बात को आप समझ गए। आगे आप देख रहे थे कि जो एलिमेंट्री कैनाल है हर्डमानिया की, वह निम्नलिखित पार्ट में डिवाइड है, यानी कि निम्नलिखित भाग में बटी हुई है। अब वो कौन कौन से भाग हैं यहाँ पर लिखा गया है, और ये सभी भाग चित्र में आपको मिलेंगे। कुछ इसके एक्स्ट्रा पार्ट भी मिलेंगे, क्योंकि इसके डाइजेस्टिव कैनाल के साथ साथ या फिर एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ जो मुख्य भाग हैं वो भी दिखाए गए हैं, तो उनके बारे में भी हम आपको अच्छे से समझा देंगे। लेकिन जो इसके मुख्य भाग हैं एलिमेंट्री कैनाल के, वो पहले देखिए चित्र में कहाँ कहाँ है। तो देखिए ये क्या है, माउथ, पहला सबसे भाग जो है वो माउथ है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं माउथ, और इसे ब्रैंकियल अपर्चर भी कहते हैं। दूसरा भाग देखिए क्या है, बकल कैविटी। तो चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ बकल कैविटी। अब आप यहाँ पर देखिए चित्र में, ये देखिए इसका क्या है, माउथ है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर वाला वीडियो देखे होंगे तो समझ गए होंगे। दूसरा क्या है, बकल कैविटी। तो माउथ किसमें खुलता है, बकल कैविटी में, तो यहाँ पर हो गई बकल कैविटी। इसके बाद जो तीसरा भाग इसका देख रहे हैं, फेरिंग्स। तो यहाँ पर फेरिंग्स देखिए कहाँ है, फेरिंग्स जो होती है वो दो भागों में बटी होती है। यहाँ पर देखिए एक ऊपर का जो छोटा भाग होता है यह है प्री ब्रैंकियल जोन, और ये जो बड़ा सा टोकरी जैसा भाग है, ये बड़ा वाला चौड़ा पार्ट जो है, इसको क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल सैक। ये दोनों भाग मिल करके क्या बनाते हैं, फेरिंग्स। तो ये जो बड़ा टोकरी जैसा बास्केट जैसा भाग देख पा रहे हैं, जो आपको कंफ्यूज करा रहा था कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है कि कोई दूसरी चीज है, ये क्या है, वास्तव में यह इसकी फेरिंग्स है। जबकि फेरिंग्स एक छोटा सा पार्ट होता है, अन्य जंतुओं में, मानव में भी देखिए फेरिंग्स, ग्रसनी क्या है, एक छोटा पार्ट है। लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हैं फेरिंग्स एक बड़ा सा पार्ट है, बास्केट की तरह से, यानी कि टोकरी की तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेशल है, आप इस बात को समझिएगा। आगे जो चौथा भाग है क्या है, ओइसोफेगस, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओइसोफेगस। और इसके बाद फिर क्या है, स्टमस, यानी कि अमाशय। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अमाशय है इसका। फिर इसके बाद देखिए क्या है, इंटेस्टाइन। यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट देखिए क्या है, इंटेस्टाइन है। यहाँ पर क्या था, अमाशय। और फिर इसके बाद देखिए क्या है, रेक्टम, और इसके बाद एनस। यहाँ पर देखिए ये क्या है, रेक्टम। रेक्टम का मतलब मलाशय, जहाँ पर फीकल मटेरियल स्टोर होता है। और सबसे आखिरी भाग इसका क्या है, एनस, यानी कि गुदा, जहाँ से फीकल मटेरियल बाहर निकाला जाता है। तो जो इसके मुख्य मुख्य भाग थे वो आप समझ गए। और जितने भी एनिमल्स होते हैं मुख्य रूप से यही भाग होते हैं। ये कॉमन हेडिंग है, आप इसे याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। लगभग सभी एनिमल्स में आप इस तरह की हेडिंग देखेंगे। माउथ रहेगा, माउथ के बाद फिर बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के बाद फिर स्टमच, स्टमच के बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, और रेक्टम के बाद फिर एनस। ये कॉमन है। हो सकता है किसी एनिमल में अमाशय ना रहे, किसी में फेरिंग्स गायब रहे, तो एक आर्गन्स मुख्य जो नहीं है वो गायब हो सकते हैं। बाकी लगभग यही हेडिंग आपको हर एनिमल के डाइजेस्टिव कैनाल में मिलेंगे। तो आप क्लियर हो गए कि डाइजेस्टिव कैनाल के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं इसमें, और वो भाग इसमें कहाँ कहाँ है। एक बार आउटलाइन फिर से देख लीजिए। ये देखिए इसका माउथ है, माउथ के बाद ये देखिए यहाँ पर बकल कैविटी है, बकल कैविटी के बाद देखिए ये यहाँ से लेकर के और ये चौड़ा जो पूरा भाग है इसको फेरिंग्स बोलेंगे। और फिर यहाँ पर एक छोटी सी नली आप देख पा रहे हैं, शॉर्ट है, फेरिंग्स की अपेक्षा काफी छोटी है, तो इसको बोलेंगे ओइसोफेगस। और इसके बाद फिर जो स्ट्रक्चर है ये अमाशय है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या है, इंटेस्टाइन। अमाशय का
मतलब स्टमच, और आगे फिर इंटेस्टाइन यानी कि इसकी आंत है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, रेक्टम यानी कि मलाशय है, और उसके सबसे लास्ट में देखेंगे तो एनस है। मेन जो भाग है आप समझ गए। अब चलिए देखिए जो तमाम नेमिंग दिख रही है वो क्या क्या है और उसका काम क्या है। तो सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं ऊपर क्या है, ब्रेंकियल अपर्चर या फिर माउथ। ये तो समझ गए आप कि हर्डमानिया का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे 2 अपर्चर थे उसमें, ब्रेंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर। तो यहाँ पर दोनों अभी भी देख पा रहे हैं, ये देखिए ब्रेंकियल अपर्चर है और ये देखिए एट्रियल अपर्चर है। ब्रेंकियल अपर्चर को माउथ भी कहते हैं, यानी यही इसका माउथ होता है। क्लियर हो गए। इसके बाद बकल कैविटी, वो भी आप समझ गए। फिर इसके बाद देखिए क्या है, ब्रेंकियल साइफन। आप स्ट्रक्चर में देखे थे कि 2 साइफन इसके पास रहता था, एक ब्रेंकियल साइफन और एक एट्रियल साइफन। ये दोनों सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और दोनों इसके हर्डमानिया की बॉडी में ऊपर की तरफ निकले रहते हैं। तो ये भी आप जान गए, ब्रेंकियल साइफन। और इसके बाद फिर देखिए एक स्ट्रक्चर है स्फिंक्टर, यानी कि जहां से इसकी फायरिंग्स शुरू होती है वहां पर कुछ मसल्स पाई जाती हैं, इन मसल्स को स्फिंक्टर कहते हैं। स्फिंक्टर मसल्स का काम क्या होता है कि इसी मसल्स की सहायता से हर्डमानिया अपने माउथ को क्लोज कर सकता है और ओपन कर सकता है, यानी मुख को आवश्यकता अनुसार खोल सकता है और बंद कर सकता है। अब आवश्यकता अनुसार इतना बड़ा तो मुंह खोल नहीं सकता है, जितनी इसकी कैपेसिटी रहेगी उसी हिसाब से माउथ को खोल सकता है और बंद कर सकता है। जैसे हमारे आपके सबके मुख में स्फिंक्टर पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है, जिसकी वजह से हम अपने माउथ को आवश्यकता अनुसार फैला भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपको सेब खाना रहता है तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार मुंह को बड़ा खोल लेते हैं, या फिर फुल्की खाना है जिसे पानी पूरी कहते हैं तो उसके हिसाब से आप अपने मुंह को बड़ा खोल सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग आप देख रहे हैं किसी चीज को कूच कर चबाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गुटखा वगैरह खाते हैं, पुकार वगैरह, तो वो लोग लगातार अपने मुंह को कूचते रहते हैं, उस चीज को जो भी खाते हैं सुपारी वगैरह, लगातार कूचने की वजह से उनका जो स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर मसल्स होती है वो गायब हो जाती है, तो उनका मुख बहुत बड़ा नहीं खुलता है। आप देखेंगे उनको अगर खड़ा सेब खाने के लिए कह दिया जाए तो सेब लिए भूखों मरेंगे, लेकिन खा नहीं सकते हैं, बिना उसको फोड़े या फिर काटे वो मुख से नहीं खा सकते हैं डायरेक्ट। हम लोग कितना हो बड़ा सेब रहे मुख से दांत से काट करके खा सकते हैं, चाकू रहे या ना रहे फोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनकी स्फिंक्टर गायब हो गई है, जिनकी मसल्स गायब हो गई है, जो अपने माउथ को खोल नहीं सकते हैं लंबा, वो सेब को बिना काटे नहीं खा सकते हैं। कभी कभी पानी पूरी भी खाने जाते हैं लोग तो देखिए कहते हैं कि छोटा छोटा खिलाइएगा। शुरू में जब हम पहली बार ऐसा सुने कि एक आदमी बोला कि हमको छोटा छोटा फुल्की खिलाइएगा, तो हम कहे कि छोटा छोटा क्यों कह रहा, हम लोग तो कहते हैं कि बड़ा बड़ा भर भर के। बाद में फिर जब पढ़ाई किए तो पता चला कि ये जो गुटखा वगैरह खाते हैं इसकी वजह से इनकी मसल्स खराब हो गई है और ये अपने मुंह को बड़ा नहीं खोल सकते, इनकी 4 उंगली ऐसे मुंह में नहीं जाएगी। आप भी अपने मुख में 4 उंगली इस तरह से डाल करके देखिए, अगर 4 उंगली इस तरह से मुख में जा रही है तो इसका मतलब आपकी मसल्स ठीक ठाक है, अगर नहीं जा रही है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो क्लियर हो गए आप। या स्फिंक्टर जो है माउथ को आवश्यकता अनुसार खोलने और बंद करने का काम करता है। इसके बाद फिर क्या है, ब्रेंकियल टेंटिकल्स। इसके स्फिंक्टर के पास ब्रेंकियल टेंटिकल्स पाए जाते हैं और ये टेंटिकल्स आपस में मिल करके एक सीव का काम करते हैं, मतलब एक छलनी या फिर चलनी का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से इनके मुख के अंदर बड़े पार्टिकल नहीं आ सके, छोटे छोटे पार्टिकल ही इनकी बॉडी के अंदर एंट्री कर सके पानी के साथ। इस मुख से लगातार इनकी बॉडी के अंदर पानी जाता रहता है और यह पानी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टिग्मेटा, इसके माध्यम से इसके एट्रियल चैम्बर में जाते हैं और फिर क्लोका से होते हुए एट्रियल अपर्चर के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो ये चीजें हम अभी आपको बाद में समझाएंगे। आप यहाँ पर ये जो टेंटिकल है इसके काम को समझिए। तो सभी टेंटिकल्स मिल करके देखिए, टेंटिकल्स की संख्या जो होती है 64 होती है, जिसमें 8 टेंटिकल काफी बड़े बड़े होते हैं और फिर 8 टेंटिकल मध्यम तरह के होते हैं, फिर 16 टेंटिकल छोटे होते हैं और 32 टेंटिकल काफी छोटे होते हैं। तो कुल मिलाकर के 64 टेंटिकल इनके स्फिंक्टर के पास होते हैं, जो सभी मिल करके एक छलनी या फिर चलनी का निर्माण कर देते हैं, जिसकी वजह से बड़े पार्टिकल इनकी बॉडी के अंदर एंट्री नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल ही इनकी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं। तो आप टेंटिकल भी समझ गए। इसके बाद फिर बात आती है प्री ब्रेंकियल जोन। तो यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं छोटा सा पार्ट है, प्री ब्रेंकियल जोन है, जो फेरिंग्स का एक हिस्सा है। और फिर आगे आप बढ़ेंगे तो देखेंगे
पेरीफेरेंजियल बैंड। यहाँ पर एक बैंड पट्टी पाई जाती है, दो है, एक ऊपर पट्टी पाई जाती है, एक नीचे। तो इस पट्टी का नाम क्या है? प्रीफेरेंजियल बैंड। और दोनों पट्टी के बीच में एक ग्रूव पाया जाता है जिसे पेरीफेरेंजियल ग्रूव कहेंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। और इसके बाद फिर जो ये बड़ा वाला बास्केट जैसा, टोकरी जैसा पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट का नाम है ब्रैंकियल सैक। ये भी क्लियर हो गए। और इसके बाद फिर आता है पोजीशन ऑफ एंडोस्टाइल। इसका जो फेरिंग्स वाला रीजन है, ये जो फेरिंग्स वाला पोर्शन है, इसमें आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल इसके फेरिंग्स का एक भाग है, एक एरिया है इसके नीचे वाले हिस्से में, जिसका काम है म्यूकस का सिक्रीशन करना। तो यहां से जो भी फूड पार्टिकल आते हैं वो म्यूकस से चिपक जाते हैं और म्यूकस से मिला हुआ भोजन वो इसोफेगस में भेज दिया जाता है। तो आप समझ गए एंडोस्टाइल भी। और इसके बाद फिर क्या है? ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स। यहां पर आप देख पा रहे हैं तमाम ब्लड वेसल्स है, ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स है। यहां पर फिर नीचे देख पा रहे हैं स्टिग्मेटा है। तो इसके ब्रैंकियल रीजन में यानी कि इसके फेरिंग्स वाले रीजन में छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। भोजन तो यहां से इसोफेगस में चला जाता है, लेकिन जो पानी आता है वो इसी पोर से निकल करके एट्रियल कैविटी में जाता है या एट्रियल चैम्बर में जाता है, फिर क्लोका या फिर अपर्चर के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये भी आप समझ गए स्टिग्मेटा। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं वो इसोफेगस है। जस्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका स्टमच यानी कि अमाशय है। और फिर इसके बाद अमाशय के बाद आगे बढ़िए, यहाँ पर इसको छोड़िए, बाद का पार्ट है। यहाँ पर ये जो दो स्ट्रक्चर दिख रही है ये इसका लीवर है। तो जो ये दिख रहा है क्या है? राइट लोब ऑफ लीवर, यानी कि इसके लीवर के दो लोब होते हैं, दो भाग होते हैं। यह दाहिना भाग है, राइट लोब ऑफ लीवर। और उसके नीचे जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं वो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, यानी कि इसके लीवर का बायां वाला हिस्सा है। और इसके बाद फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटेस्टाइन है, ये पार्ट आप समझ गए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटेस्टाइन यानी कि इसकी आंत है। आपको पता है कि स्टमच के बाद फिर इंटेस्टाइन आती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटेस्टाइनल लूप है। इसकी जो इंटेस्टाइन यानी कि आंत है आगे चल करके मुड़ जाती है और मुड़ करके एक लूप बनाती है जिसको इंटेस्टाइनल लूप कहते हैं। और इसी लूप के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं लेफ्ट गोनेड, यानी जो इनका गोनेड होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। गोनेड का मतलब क्या होता है? चाहे वह टेस्टिस हो या फिर ओवरी, दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? गोनेड। जबकि हार्डमानिया जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, इसके अंदर टेस्टिस और ओवरी दोनों पाए जाते हैं। तो दोनों को एक साथ आप यहाँ पर क्या कह देंगे? गोनेड कह देंगे। तो यह लेफ्ट गोनेड है। बाकी इसके अंदर एक गोनेड और होता है राइट गोनेड, जो इसके हार्ट के पास डॉर्सल साइड में पाया जाता है। जब आप इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इसकी इंटेस्टाइन है आगे चल करके एक लूप बनाती है और इसी लूप के अंदर इसका लेफ्ट गोनेड स्थित होता है। और लेफ्ट गोनेड जो है या कोई भी गोनेड है, इसकी जो ओपनिंग होती है वो क्या है? ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब रही बात आंत, आगे बढ़ाएंगे तो आगे देखिए इसका जो इंटेस्टाइन है आगे बढ़ करके यहाँ पर रेक्टम आता है और रेक्टम के बाद फिर यहाँ पर देखिए एनस है, सबसे आखिरी भाग इसका एनस है। तो समाप्त हो गया, ये चीजें आप क्लियर हो गए। अब देखिए यहाँ पर कुछ भाग है, तो ये जो देखिए यहाँ पर क्लोएका लिखा गया है, जबकि आपने देखा था कि ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट और एनस दोनों एक साथ जहां खुलते हो वहां क्लोएका होता है। तो यही बात है, देखिए जब इस आंत को घुमा करके लाकर यहाँ पर सेट करेंगे ना, तो ये वाला पोर्शन निकल करके यहीं पर आ जाएगा। तो यहीं पर क्या होगा? क्लोएका होगा। तो इसके एलिमेंट्री कैनाल से, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो फीकल मटेरियल निकलेंगे वो भी यहीं पर निकलेंगे और ये जो ओवम निकलेंगे वो भी यहीं पर निकलेंगे और निकल करके फिर आगे बढ़ेंगे और एट्रियल अपर्चर के माध्यम से ये निकल जाएंगे बाहर। तो क्लियर हो गया। यहां पर देखिए क्या है? मेंटल लिखा हुआ है। तो आपको पता है जब इसकी बॉडी से टेस्ट या फिर ट्यूनिक यानी सबसे आखिरी खोल या सबसे बाहरी खोल जब हटा देंगे तो अंदर एक खोल और मिलती है जिसे मेंटल कहते हैं, जिसको यहाँ पर चित्र में इस तरह से दिखाया गया है। क्लियर हो गए आप? अब देखिए यहाँ पर है एट्रियल अपर्चर, ये भी आप समझ गए। यहाँ पर है एट्रियल साइफन, तो जिस तरह से ब्रैंकियल साइफन होता है उसी तरह से ये एट्रियल साइफन है। ये जो निकला हुआ है ये क्या है?
ब्रेंकियल साइफन, और ये जो निकला हुआ है क्या है, एट्रियल साइफन। यहाँ पर एट्रियल टेंटिकल है, जैसे यहाँ पर ब्रेंकियल टेंटिकल, यहाँ पर एट्रियल टेंटिकल है, यहाँ पर स्फिंक्टर दिया हुआ है। तो जिस तरह से आपने देखा था कि यहाँ पर स्फिंक्टर है यानी कि ब्रेंकियल रीजन में, वैसे यहाँ पर एट्रियल रीजन में भी स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर का काम क्या है, फैलना या फिर सिकुड़ना। एक तरह की मसल्स होती है जिसके अंदर कैपेसिटी होती है फैलने और सिकुड़ने की। तो इस प्रकार से इसके डाइजेस्टिव कैनाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर शुरू से लेकर इस तरह से आखिरी तक जितने भी पार्ट थे, सारे पार्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो और देख लीजिए, तो निश्चित रूप से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी और मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाएंगी। अब आपके अंदर आ रहा होगा ये प्रश्न कि इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस केवल इसका जो फेरिंग्स वाला रीजन है इसे ही आप बना करके 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। ये वाला पोर्शन काफी आसान है, बार बार आप बनाएंगे ये चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी। हालांकि 2-3 बार बना करके प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन निश्चित आप 2-3 बार बनाएंगे तो सारी चीजें इसमें आपको क्लियर जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों फिगर के हिसाब से इसकी एलिमेंट्री कैनाल आप समझ गए। बाकी अब देखिए इस हेडिंग के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा करके लिखना पड़ेगा। 2-2 लाइन लिखना है, पहली बात तो ये ध्यान देना है। दूसरी बात यह ध्यान देना है कि 2-2 लाइन लिखते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटना भी नहीं चाहिए। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर आप कैसे 2-2 लाइन लिख करके आप 4 पेज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक पेज में तो आपका फिगर आ जाएगा और 3 पेज में ये हेडिंग लिखना है। इसके बाद इसका जो दूसरा भाग है डाइजेस्टिव ग्लैंड, यहाँ पर जो ग्लैंड देख रहे हैं इसके बारे में लिखना है, और फिर इसके बाद फूड फीडिंग मैकेनिज्म एंड डाइजेशन, मतलब इसमें इसका फूड क्या होता है और फीडिंग मतलब कैसे खाता है, इसकी क्या मैकेनिज्म है, और डाइजेशन इसमें कैसे होता है। तो ये सारा डिटेल लेकर के आपका 4 पेज होना चाहिए, और मैं एकदम सटीक तरह का नोट दूंगा कि एकदम 4 पेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी नोट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।